हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नीट और जेई के एग्जाम को लेकर मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आज से प्रत्येक दिन आपको शाम को 7:30 बजे मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। वो भी केमिस्ट्री की पूरी प्रिपरेशन मैं आपको हिंदी माध्यम में करवाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड माध्यम होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड माध्यम में मैं आपको नीट और जेई की जो भी प्रिपरेशन होगी वो मैं आपको केमिस्ट्री क्लास यानी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। अब उसमें जैसे कि आपको पता है भाई, नीट में या जेई में जो सिलेबस है वो हमारा कोई अलग से नहीं है, केवल इंटरमीडिएट का और फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस हमारे आता है। उसमें ऐसा नहीं है कि इंटर से आगे का पूछा जाए। फर्स्ट ईयर और आपका यानी कि इंटर, ठीक है, 11th और 12th का ही सिलेबस उसमें आता है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे 11th में हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12th में हैं। तो जो भी जैसे क्लास होती रहती है तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि ये फर्स्ट ईयर में यानी कि 11th क्लास का सिलेबस है और ये 12th क्लास का सिलेबस है। साथ में आप उसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद केवल आप उसको लिख लें अपने एग्जाम कॉपी, जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हैं आप उन नोट्सों में मेरी लेक्चर और मेरे जो भी लेक्चर मैं आपको दूंगा उनको आप नोट करते रहिए, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केमिस्ट्री में ऐसा कोई सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक बचेगा नहीं जो आपको क्लियर ना हो। और मैं वादा करता हूं कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो आप उसको सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है भाई, अभी जो हमारा टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नीट के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तक मैंने जो क्लासेस करी हैं अपने चैनल पर वो एग्जाम यानी कि इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम अभी समाप्त हुए हैं 4 मार्च को। तो इसलिए मैंने केवल इंटरमीडिएट के एग्जाम को लेकर जो मैंने क्लासेस दी हैं वो सभी मैंने आपको क्लासेस दी केमिस्ट्री की इंटरमीडिएट के एग्जाम को लेकर दी थी। आज से मैं कुछ थोड़ा डीपली आपको जाऊंगा और डीपली आपको बताने वाला हूं जो नीट में और जेई में प्लस फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा, जो इंटर का होगा उससे रिलेटिव होगा, वो आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अभी क्या है भाई, अभी हमारे भाई पहले तो केपी केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई होली जो पर्व है इस समय होली में सभी लोग मस्त हैं, ठीक है। रंग बिरंगे अपना रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, होली का जो माहौल है उसमें पूर्ण रूप से सब मिलजुल चुके हैं, ठीक है भाई। एक हमारा ये बड़ा त्योहार है, ठीक है। तो इसमें अधिकतर सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे से रहते हैं, ठीक है। आज मैं आपको टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूं, एक बार पुनः केपी केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आज हम जो सिलेबस में हमारा है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हमें स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है या ये पूछा जाता है निम्न कंपाउंड में से कौन सा केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड एक ही होता है। कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। इसमें कौन सा स्टेबिलिटी कैसी होती है किस बॉन्ड के अनुसार, ठीक है, वो मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड कितने प्रकार के बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड फिशन क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं, ये सब की जानकारी मैं आपको इस टॉपिक में देने वाला हूँ, क्लियर। पहले आप देखें टॉपिक बनाएंगे, हमारा टॉपिक है वो रासायनिक यानी कि रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, क्लियर। रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे हमारा टॉपिक है। इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा किसी भी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की हम संयोजकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है अगर हम उसकी संयोजकता हमें पता होगी तभी हम किसी दूसरे परमाणु के साथ उसके सहयोग करा सकते हैं।
अगर हमें संयोजकता ही पता नहीं होगी तब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, केमिकल बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले संयोजकता यानी कि बैलेंसी जानना अति आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना रखी है संयोजकता यानी कि बैलेंसी। बैलेंसी क्या, बैलेंसी शब्द जो है हमारा लैटिन शब्द बैलेंसिया से, लैटिन शब्द बैलेंसिया से बैलेंसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्लियर, लैटिन शब्द बैलेंसी। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है भाई, अगर एग्जाम में एक सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है बैलेंसी से अगर आता है कि बैलेंसी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा और लैटिन शब्द कौन सा था हमारा, बैलेंसिया। बैलेंसिया से हमारी क्या हुई है, बैलेंसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा संयोजकता शब्द का उपयोग, वैज्ञानिकों द्वारा संयोजकता शब्द का उपयोग सबसे पहले तत्वों की संयोजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ कैपेसिटी, यहाँ पे बैलेंसिया को ही पावर ऑफ कैपेसिटी कहा गया है, एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। क्लियर, किसके रूप में किया गया था, एक संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया था। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं भाई, संयोजन, संयोजन यानी कि किसी तत्व की संयोजन होने की क्षमता, भाई कितने तत्वों से दूसरे तत्वों से संयोग हो सकता है, संयोजन होने की क्षमता, संयोग कितने तत्वों से मिल सकता है यानी कि जुड़ सकता है। क्लियर, वह उसकी क्या कहलाएगी, यानी कि हमारी संयोजकता कहलाएगी, यानी पावर ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, कोई भी पदार्थ यानी कि अगर वो खाता पीता है तो उसमें क्या होती है भाई, उसकी कैपेसिटी प्रत्येक व्यक्ति की अलग होगी। उसी प्रकार से प्रत्येक जितने भी तत्व हैं हमारे सभी की कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग होती है। क्लियर, उसी को हमने क्या कहा गया, उसी को वैज्ञानिक क्या कहा, उसकी संयोजकता कहा गया। ठीक है, तो संयोजकता की परिभाषाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं में लगभग 3 या 2 या 3 टाइप की बताऊंगा, हो सकता है मल्टी टाइप की बताऊं, लेकिन मल्टी यानी कि उसमें प्रत्येक की मैं परिभाषा देने के बाद उसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये डेफिनेशन से ये जो हमारे तत्व की संयोजकता है वो बेशक मतलब क्लियर निकल रही है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में कोई भी पॉइंट आता है तो अगर आपको एक भी डेफिनेशन आपकी ध्यान रहती है तो आप संयोजकता उसकी ज्ञात कर सकते हैं। पहली चीज, जब तक आपको किसी तत्व की संयोजकता पता नहीं होगी तब तक आप उसका कोई भी बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, अगर आप आणविक संरचना बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी, तब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक संरचना ही बना रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक संरचना ही बना तब भी ठीक है, आप कोई भी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर नहीं, आप उसको प्रोवाइड नहीं प्रूफ कर सकते। ठीक है, कि हमारी इसकी बैलेंसी इतनी थी, तो आप जब बैलेंसी के अनुसार ही आप परमाणु ऐड करेंगे। ठीक, क्लियर। तो पहली परिभाषा है, मैं बहुत सारी परिभाषाएं आपको देने वाला हूं। पहली परिभाषा क्या है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है, ठीक है, जो उस तत्व के एक परमाणु से, उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। ठीक है, एक परमाणु से संयोग करती है। क्लियर, एक परमाणु से क्या करेगी, संयोग करेगी। ठीक है, पहले मैं आपको संयोजकता का कुछ पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं, संयोजकता किस प्रकार से टूटेगी, मतलब क्या है। अभी ये डेफिनेशन में आपको क्लियर करा दूंगा। भाई पहले तो आप देखें संयोजकता, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया संयोग होने की क्षमता, संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, संयोजकता का मतलब होता है संयोग होने की क्षमता। क्या, संयोग होने की क्षमता, संयोग, संयोग होने की क्षमता, संयोग होने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोग होने की क्षमता या जुड़ने की क्षमता, किन्हीं किसी दूसरे परमाणु से, किसी दूसरे परमाणुओं से, परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है।
ठीक है। ये संयोजकता शब्द का मैंने पोस्टमार्टम करके आपको दिखाया कि संयोजकता शब्द जो है वो क्या मतलब है इसका। संयोजकता का मतलब होता है संयोग होने की क्षमता, ठीक है, किसी दूसरे परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता। जितने एक परमाणु किसी दूसरे जितने परमाणु से जुड़ता है वह उन परमाणु की संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। अब इसी को देखकर ही ये परिभाषा दी गई है, देखो क्या दी गई है, किसी तत्व के संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन एटम की, यानी कि वह संख्या है, क्या, वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से, उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। क्लियर, उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पे मेथेन CH4, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हैं, किससे, कार्बन एटम से। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 हो गई यहाँ पे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़े हैं। क्लियर, 4 हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़े हैं। अब आपसे कोई ये पूछे कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 यहाँ पे मानी गई है, तभी तो यहाँ पे 4 कार्बन की संयोजकता होगी। तो ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। क्लियर, हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता 1 होती है। इसी से क्लियर हो रहा है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, 4 हो गई। अगर हमारी हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 होती तब बताइए कार्बन की वैलेंसी 8 हो गई होती। तो इसीलिए हमें ये क्लियर हो गया यहां से कि हाइड्रोजन परमाणु की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। इसीलिए जितने हाइड्रोजन परमाणु किसी से जुड़े होते हैं वह उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्लियर, क्या कहलाती है, संयोजकता, वो सिंगल परमाणु से, सिंगल उस एटम से। अब आप सोचो कि C2H6 है, तो यहाँ पे देखो जब C2H6 होंगे बेटा तो C2H6 क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हुआ बेटा, एथेन हो गया। तो आप सोचो कि 2 कार्बन परमाणु की वैलेंसी 6 है भैया, अगर आप इसके अनुसार लगाओगे कि 2 कार्बन की 6 है तो 1 कार्बन की 3 हो गई, तो ये गलत हो गई। क्लियर, एक ही कार्बन परमाणु पर किसी की भी संयोजकता देख निकालनी होती है तो हम उसकी एक परमाणु पर निकालते हैं। यहाँ पे ये शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, यानी कि किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो एक परमाणु पर, ये शब्द जोड़ा गया, देखो एक परमाणु से, यहाँ पे जोड़ दिया गया, एक परमाणु से संयोग करती है। ठीक है, यहां से स्टेप से नहीं निकालेंगे, अगर स्टेप निकालो तो सारी परिभाषाएं गलत हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारा एक परमाणु से यहाँ पे स्पष्ट कर ही दिया है इन्होंने, अब इसकी C2H4 होता तो आप सोचो कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी निकलेगी भाई, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी आप कैसे निकालेंगे बताइए, यानी कि 2 कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो 1 कार्बन की 2 हो गई, तो ये गलत हो गई। ठीक है, तो ये हमें इस बेस पे नहीं लेना है, हमें किस पे लेना है, यहाँ पे फिर से परिभाषा में रिपीट कर रहा हूं, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन एटम की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। क्लियर हो गई। अब मैं आपको दूसरी डेफिनेशन देने वाला हूं भाई, दूसरी डेफिनेशन क्या है ये भी देख लीजिए। दूसरी डेफिनेशन थोड़ी लॉन्ग होगी लेकिन बहुत ही सिंपल होगी। सिंपल क्या होगी देखो भाई, नंबर 2 परिभाषा लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, किसी तत्व के अंतिम कोश में यदि 1 2 3 यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि किसी तत्व के अंतिम कोश, ठीक है, आउटर सेल, अंतिम कोश बाहरी यानी कि आउटर सेल, अंतिम कोश आउटर सेल, यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तब उस तत्व की संयोजकता
यानी कि वैलेंसी क्या होगी, 1 2 और 3 होगी, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि भाई 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं आउटर सेल में। आउटर सेल में अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा, यदि अब देखेंगे लेकिन क्या लिखना है, लेकिन आउटर सेल यानी कि अंतिम कोश में यानी कि आउटर सेल में आउटर सेल में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी 8 - n हो जाती है, ठीक है। 8 - n हो जाती है। फिर से देखें, किसी तत्व के अंतिम कोश में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तब उस तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी 1 2 3 होगी, ठीक है। लेकिन अंतिम कोश यानी कि आउटर सेल में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तब उसकी संयोजकता 8 - n हो जाएगी। अब यहां पे n क्या है, n देख लो भाई, n बराबर अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लियर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं एक एक करके सभी। पहले हमारे सोडियम से ले लीजिए, हाइड्रोजन का ही ले लीजिए। परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। भाई चाहे आप बोरबरी के नियम से कर लें या आपबाउ के नियम से कर लें, अगर हम आपबाउ के नियम से करते हैं तो 1s1 पहला कोष ये हो गया, पहले कोष में क्या हो गया, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कोष ही 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, इस रूल्स के अनुसार क्या हो गई, बैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा, 1, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। दूसरा ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, सोडियम 11 होता है, ठीक है, सोडियम 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 1, आप आपबाउ के नियम से कर लीजिए भाई। आपबाउ के नियम से क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, भाई यही तो रहेगा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 1, क्लियर। ये हो गया बोरबरी का नियम, ये आपबाउ का नियम, क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अंतिम कोष मैंने बताया, यदि अंतिम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे तब उसकी संयोजकता 1 2 3 ही रहेगी। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी बताइए, बैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। मैग्नीशियम ले लीजिए, दूसरा हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम Mg 12 होता है, यानी कि 2 8 और 2। अब इसमें बोरबरी के नियम से अनुसार कैसे हो जाएगा बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्लियर। बोरबरी के नियम के अनुसार हो गया, ये हमारा बोरबरी के नियम के अनुसार हो गया, ये आपबाउ के नियम के अनुसार हो गया। कि देखो कैसे आए निकल के, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में
2 इलेक्ट्रॉन। तो यही बन गया हमारा, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी निकल के आएगी Mg की 2। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम Mg कितनी आ गई 2 निकल के आ गई। यानी कि अब 2 निकल के जो आई, यहाँ पे समझे, हाइड्रोजन एक परमाणु से जुड़ सकता है किसी से, क्लियर। सोडियम एक परमाणु को जोड़ सकता है या जुड़ सकता है एक दूसरे परमाणु से। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर किसी परमाणु से जिसकी संयोजकता 1 होती है, जिसकी संयोजकता 1 होती है, अगर उस परमाणु से जुड़ेगा तो मैग्नीशियम उस कितने परमाणु को जोड़ेगा, 2 परमाणु को जोड़ेगा, ठीक है। 2 परमाणुओं के साथ साझा करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों की, और यहाँ पे उसके क्या होगा, 2 संयोजकता उसकी हो जाएगी, किसकी, मैग्नीशियम की, क्लियर। मैग्नीशियम संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 वैलेंसी होगी मैग्नीशियम की यहाँ पे, क्लियर। अब मैं आपको एक और बताऊं, जैसे कि कार्बन की ले लीजिए, हमें यहाँ पे निकालना है कार्बन भाई। कार्बन निकालेंगे, कार्बन कितना होता है भाई 6 होता है, तो 2,4, ठीक है। आप वो किसके नियम के अनुसार लगा लें, आप बहु का नियम भी लगा लें इसमें, 1s2 2s2 और 2p2, ये रहेगा, क्योंकि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने भाई, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप कहो कि सर जी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में उपस्थित हैं, तब इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी क्या, नहीं होगी 4, ठीक है। 4 वैलेंसी क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको यह बताया है 1, 2, 3, अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित हैं, किसी तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित हैं, तब उसकी संयोजकता 1, 2, 3 ही रहेगी। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अधिकतर जो है भाई स्टूडेंट पढ़ते हैं कि संयोजकता यानी कि वैलेंसी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं कहीं आप कंफ्यूज सबसे ज्यादा इसमें ये रहते हैं कि जितनी सर जी किसी तत्व की वैलेंसी है उतनी ही क्या उसकी ऑक्सीजन संख्या होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। गलत क्या है, वैलेंसी हमारी जैसे कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या इसकी +1 है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 है, वैलेंसी 1 है। अब आप ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ध्यान रखें, माइनस या प्लस में होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पर हमारी ऑक्सीकरण संख्या होती है, हम, और वैलेंसी हमेशा न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अधिकतर लोग कहते हैं भाई जितनी वैलेंसी है उसकी उसकी उतनी ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऐसा भाई बिल्कुल गलत है। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 आएगी निकल के, अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 हो जाएगी, तो 4 ऐसे थोड़ी हो जाएगी भाई, प्लस और माइनस, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 4 होती ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या तो उसके अनुसार हो जाती है, बदलती भी रहती है, कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हो जाती है, बदलती रहती है। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं, वे सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करने के कारण उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी बदलती रहती है, किसी की +2, +3, +5, +6, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, सबसे बड़ा मैं आपको अंतर यही बता रहा हूं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि संयोजकता उदासीन होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज ऑफ वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि ऑक्सीकरण संख्या हमारी चार्ज होती है, ठीक है। यदि प्लस हो, कभी कुछ में प्लस होगी, किसी में माइनस होगी, ऐसा नहीं कि ऑक्सीकरण संख्या आपकी उदासीन हो, यानी केवल 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, क्लियर। ये बहुत बड़ा अंतर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखें हम कार्बन की वैलेंसी निकालते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी मैंने बताया, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3 तक तो समान रहेगा, अगर 3 से ऊपर आता है तब आप रूल्स लगाएंगे। इसकी बैलेंसी ज्ञात करने के लिए हम रूल्स क्या लगाएंगे बेटा, बैलेंसी ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, 8 - n, ठीक है। अब यहाँ पे n बराबर क्या आया निकल के, n बराबर 4 आया, ठीक है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं, वो 4 हैं। जब हम कार्बन की बैलेंसी निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, बैलेंसी बराबर 8 - 4 यानी कि 4,
निकल के 4 ही आई है, ठीक है, निकल के कितनी आई, 4 ही आई। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब मैं आपको 2-3 परमाणु की 2-3 तत्वों की और ऑक्सीजन संख्या सॉरी वो बैलेंस निकालना सिखाता हूँ। जैसे कि अभी तो 4 ही निकल के आई है, अभी हम ऑक्सीजन की निकाल के दिखाएंगे आपको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी की भी आप निकाल सकते हैं। हैलोजनों की के निकालने के बाद में एक आते हैं शून्य वर्ग अक्रिय गैसें, जिनका कोष पूर्ण भरा हो। आप सोचें कि जिनके सर जी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इस नियम के अनुसार उनकी बैलेंसी 0 आती है। क्लियर, अभी मैं सबकी करने वाला हूं। देखें, जैसे कि अभी हमने नाइट्रोजन निकाली, वो सॉरी उसकी निकाली क्या, कार्बन की। अब हम नाइट्रोजन निकाले, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है भाई, 7 होता है इसका, यानी कि 2,5 2,5। अगर हम इसमें बोरबरी का नियम तो ये हो गया, अगर हम आपबाउ नियम लगाएंगे तो आपबाउ नियम से क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 नहीं 1s2 2s2 कितने बचे, 3 तो बचे भाई, ये बचा। ठीक है, अब इसमें हम कोष देखें भाई, कोष कैसा है, यानी कि पहला हमारा क्या है 1, पहला कितने, पहले कोष में 2 हो गए और दूसरे कोष में कितने हो गए बताइए, 5 हो गए। तो क्लियर, इसके अनुसार ये बन गया हमारा। अब हम इसकी बैलेंसी निकालेंगे, तो बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की निकालेंगे तो बेटा कितनी आएगी निकल के, अंतिम कोष में 5 है, तो हम इसमें रूल्स लगाएंगे। स्मॉल n बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। और बैलेंसी जो निकलेगी हमारी, बैलेंसी बराबर बैलेंसी कितनी आएगी निकल के बताइए, बैलेंसी कितनी आएगी निकल के, बैलेंसी कितनी निकल के आएगी, 8 माइनस n। क्लियर, n 8 कितना है, 8 और n कितना है 5। ठीक है, तो कितनी निकल के आएगी, नाइट्रोजन की 3, यानी कि बैलेंसी कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। किसकी, नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी निकली बेटा, 3 निकली नाइट्रोजन की बैलेंसी। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंसी कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। क्लियर, नाइट्रोजन बैलेंसी 3 हो गई। अब देखो हम ऑक्सीजन निकाल के दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन बैलेंसी ऑक्सीजन की निकालेंगे, ऑक्सीजन की जब निकालेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का। जब 8 हो गया तो 2,6, तो इसी प्रकार से यह आ जाएगा। अब आप समझ जाइए, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो बैलेंसी जब हम निकालनी है, बैलेंसी जब हम निकालेंगे तो बैलेंसी बराबर 8 माइनस n, n कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 8 माइनस 6 बराबर कितने आएगी, 2। कार्बन की ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी आई निकल के, 2 बैलेंसी निकल के आई ऑक्सीजन की। अब हम निकालें फ्लोरीन की, यानी कि क्लोरीन की निकाल लें, चाहे आप फ्लोरीन निकाल लें। मैं आपको क्लोरीन की निकाल के दिखा रहा हूँ भाई। क्लोरीन 17 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 यानी कि 2,8 17 होते हैं, तो 2,8,7। ठीक है, ये हमारे हो गया 2,8,7। इसमें मैं आपको बोरबरी का नियम तो यही था। अब मैं आपको आपबाउ के नियम के अनुसार करके दिखा रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर, 3p5। देखो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं आप देखेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए और यहाँ पे 7 हो गए। ठीक है, इसी के अनुसार ये हो गया हमारा। अब इसमें जब हम इसकी बैलेंसी निकालेंगे तो बैलेंसी बराबर आप जानते हैं, ये 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, तो हम लगा देंगे 8 माइनस एन लगाया हमने, तो यहाँ पे 8 माइनस 7 बराबर कितनी आ गई, 1। यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम हीलियम का निकाल लीजिए भाई, हीलियम का नहीं, नियॉन का ले लीजिए। किसका लेंगे, नियॉन का लेंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, नियॉन का 10 होता है, तो 2,8 10 हो गया। ठीक है, 2,8। नियॉन एक अक्रिय गैस है, शून्य वर्ग में रखा गया है। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है, किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो, वेरी इजी तरीका से, इतना सिंपल तरीका से बताने वाला हूं। नेक्स्ट किसी क्लास में आपको दे दूंगा। ठीक है, किसी भी
तत्व की आप पोजीशन यूं चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका देखेंगे 1s2 2s2 2p6, क्लियर। यहाँ पे देखेंगे जब इसमें इलेक्ट्रॉन आए हमारे कैसे आएंगे भाई, बोर आबो के नियम से 2 और 8, यानी कि कोष पूर्ण भरा हुआ है। कोष क्या है, पूर्ण भरा हुआ है। जब इसका आउटर सेल फुल भरा हो तो आप समझ जाइए ये शून्य वर्ग में या 18 वर्ग में रखे गए तत्व हैं, और वो भी कौन से हैं, अक्रिय गैसें, यानी कि अक्रिय गैसें हैं। जब हम इसमें बैलेंसी इसकी चेक करेंगे भाई, बैलेंसी चेक कर लीजिए। बैलेंसी बराबर 8 माइनस n, तो यहाँ पे 8 माइनस 8, ठीक है, कितनी आएगी, जीरो बैलेंसी आएगी। कितनी आएगी, जीरो बैलेंसी आएगी। यानी कि आप यहां से ये कह सकते हैं जिसकी बैलेंसी शून्य होती है, जीरो होती है, वो अक्रिय गैसें। पहली चीज, अक्रिय गैसें क्यों, इनर्ट गैसें क्यों कहा गया, क्योंकि ये किसी दूसरे परमाणु से रिएक्ट नहीं करती, नो रिएक्ट अदर एटम्स, ठीक है, किसी दूसरे परमाणु से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करती, इसीलिए ये क्या होती हैं, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। इनकी बैलेंसी कितनी है, जीरो है। कुछ करती हैं, वो भी एक उनकी विशेष कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा। वो भी किससे करेंगी, केवल हैलोजनों से करेंगे। हैलोजनों में हमारी जीनॉन करेगी और हमारा एक नियॉन करता है, जीनॉन और नियॉन दो करेंगी, हैलोजन से करेंगी, ठीक है, और एक परमाणु और उससे करती हैं, तो बाकी किसी से नहीं करेंगी। ये एक्सेप्शनल केस है केमिस्ट्री का, भाई ध्यान रखें। केमिस्ट्री अपवाद में बहुत सारे अपवाद हैं और एक्सेप्शनल केमिस्ट्री में बहुत हुए हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक। आप ये बैलेंसी निकालना सीख गए होंगे, मैं आशा करता हूं आप सभी से कि बैलेंसी आप बहुत ही अच्छी से निकालना आप सीख चुके होंगे। अच्छा, एक डेफिनेशन और है, वो भी मैं आपको बता दूं। क्या डेफिनेशन है भाई, देखिए, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के जितने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, डेफिनेशन 3, ठीक है, क्या है, जब कोई भी परमाणु या तत्व किसी दूसरे परमाणु या तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की या परमाणु की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है, क्लियर, क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यानी जब कोई परमाणु या तत्व किसी दूसरे तत्व या परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि कार्बन है भाई, मैंने आपको मीथेन बताया एग्जाम्पल में देखेंगे। मीथेन मैंने आपको बताया, मीथेन का फार्मूला क्या था, CH4 था। जब आप इसकी स्ट्रक्चर में आपको बनवाऊंगा तो कार्बन, देखो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताए थे, कार्बन कितना होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि 2,4 और हाइड्रोजन के 1। यानी कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है, कार्बन में देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इन्होंने साझेदारी की, अपना कोष पूरा कर लिया, अपना करा और इसने अपना कोष पूरा कर लिया। तो ये साझेदारी जो हुई कितने इलेक्ट्रॉनों की हुई, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। ये कार्बन की साझेदारी कितनी, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
4 साझेदारी, यानी कि एक चार चार दे रहा है और 4 ग्रहण कर रहा है, तो इसीलिए वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन कितनी हो गया 4 हो गया, और वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर। 1 कैसे हो गया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी कर रही है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी के फलस्वरूप बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन कितने बॉन्ड साझेदारी बना रहा है 4 के। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कार्बन कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी 4 हो गई। क्लियर। तो आज आप वैलेंसी निकालना सीख चुके होंगे, मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको बैलेंसी निकालना आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल इवनिंग में 7:30 बजे, कल इवनिंग में 7:30 बजे, हालांकि होली त्योहार है, कल होली भी है इस चक फिर भी, लेकिन मैं आपको कराने कल की क्लास और लूंगा, इसके बाद 2 दिन की मैं गैप कर दूंगा। 2 दिन हो सकता है कि आपको वीडियो ना प्रोवाइड करवा सकूं, और हो भी सकता है कि कर दूं बाई चांस। ठीक है, नहीं करता हूं कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन का भाई ये त्योहार चल रहा है, पर्व है। आप सभी को केपी केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। हैप्पी होली। थैंक यू।